भारत के वित्तीय नियामकों और विकसित देशों में उनके समतुल्य संस्थाओं यानी कि विकसित देशों के नियामकों के बीच उत्पन्न गतिरोध की वजह से यूरोपियन बैंकों को भारत में कामकाज करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल यूरोप के वित्तीय नियामकों ने क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई और एनएससी क्लियरिंग लिमिटेड यानी एनएससीसीएल समेत देश के 6 प्रमुख संस्थानों को अयोग्य ठहरा दिया। भारत में आरबीआई, सीसीआई बड़ी संख्या में बॉन्ड, डेरिवेटिव्स, फॉरेन एक्सचेंज जैसे सेटलमेंट करते हैं। अब अगर इन्हीं को अयोग्य ठहरा दिया गया है तो सीधी सी बात है कि जो बैंक भारत में शाखाएं खोलकर काम कर रहे हैं वो सेटलमेंट करेंगे किससे? ये पूरा मामला क्या है सर? कहां से शुरू होती है ये बात जो यहां तक पहुंच गई? शुभम, सुनने में ये थोड़ा तकनीकी लगता है, पर ये भारत के लिए, भारत के शेयर बाजार की दृष्टि से और यूरोपियन देशों से भारत के संबंधों की दृष्टि से काफ़ी बड़ा विवाद है और इसकी काफ़ी गूंज हमें वित्त मंत्रालय से लेकर सेबी और रिजर्व बैंक तक सुनाई पड़ रही है, क्योंकि ये ऐसा झगड़ा है जिसमें भारत के नियामक बुरी तरह उलझते जा रहे हैं। हुआ ये कि भारत में 6 कंपनियां, जिसमें कुछ कंपनियों के नाम शुभम ने आपने आपको बताया, इसमें अलग अलग जो पार्टीज़ हैं उनको जानना ज़रूरी है। भारत में कुछ कंपनियाँ हैं जो स्टॉक्स की खरीद की क्लियरिंग करती हैं, यानी आपने शेयर खरीदा और शेयर ट्रांसफ़र हुआ तो उसकी क्लियरिंग को अंजाम देने का काम ये कंपनियां करती हैं, जिसमें एक क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है जो आरबीआई चलाता है, इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग है, एनएससी की क्लियरिंग डिपार्टमेंट है जिसको सेबी चलाता है, इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, एनएससी का आईएफएससी क्लियरिंग कॉरपोरेशन है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है। ये इस तरीके की क्लियरिंग एजेंसियां हैं। ये कंपनियां, ये सरकारी एजेंसियां भारत के अलग अलग नियामकों के तहत है, जिसमें सेबी और रिजर्व बैंक है। अगर दुनिया का कोई निवेशक भारत में कोई ट्रेड करता है तो उसको क्लियरिंग के लिए उन विदेशी बैंकों का इस्तेमाल करना पड़ता है जहां उसके खाते हैं और उनके जरिए उस एक्सचेंज से उसका सौदा क्लियर होकर उसके पास वापस पहुंचता है। यूरोप का जो नियामक है, जिसको एस्मा कहा जाता है, यूरोपियन सिक्योरिटीज़ एंड मार्केट अथॉरिटी, उसने अपने नियम बदले हैं और उसने अपने नियम बदलने के बाद भारत में भारत सरकार के या भारत की जो नियामक संस्थाएं हैं उनसे कहा है कि इन सारे क्लियरिंग कॉरपोरेशंस के ऑडिट की सूचना और उनकी पड़ताल की सूचना का अधिकार एस्मा की अथॉरिटी को दिया जाए। इसको काउंटर पार्टी ऑडिट कहते हैं और ऐसा ना होने पर उसने यूरोप के बैंकों को इन क्लियरिंग कॉरपोरेशन से डील करने पर रोक लगा दी है। अब यहाँ से भारत के जो नियामक हैं दोनों, आरबीआई और सेबी के बीच में, सेबी और यूरोप के नियामक के बीच में सीधा तकरार शुरू हो गई। सेबी और आरबीआई का मानना है कि यूरोप का नियामक अपनी सीमा से बाहर जा रहा है, भारत के क्लियरिंग कॉरपोरेशंस की पड़ताल करने का अधिकार उसे नहीं होना चाहिए, जबकि यूरोप के नियामक का कहना है कि यूरोप के बैंक्स इसमें शामिल हैं और वो इनके साथ डील करते हैं, तो पारदर्शिता का तकाजा है यूरोप के नियमों में कि इसके नियमों के बारे में हमें जानकारी मिलनी चाहिए। ये झगड़ा शुरू हो चुका है, हालांकि अभी तत्काल इसमें कोई गतिरोध नहीं आया है क्योंकि इसे सुलझाने के लिए अगले साल अप्रैल तक का समय दिया गया है, लेकिन काफ़ी अफरा तफरी है भारत के स्पेस में, क्योंकि इसका एक और चौथा बड़ा जो पार्ट है, जो चौथा स्टेक होल्डर है, वो भारत में काम करने वाले विदेशी निवेशक हैं जो इस पूरे नेटवर्क का इस्तेमाल करके, उदाहरण के लिए आप किसी विदेशी बैंक को लें, चाहे वो डाइचे बैंक हो और वो भारत में काम कर रहा होगा, तो भारत के उससे काम करने वाले जो भारत में विदेशी निवेशक हैं वो इस नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं और ये झगड़ा थोड़ा ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ा है। सर, अभी अप्रैल तक का समय दिया है, ये कहा गया है कि अप्रैल तक इस पर बातचीत बन जाएगी और तब तक नहीं बनी अगर, तो किस तरीके की समस्याएं आप मार्केट में होती देख रहे हैं? 2 तरीके की संभावनाएं दिखती हैं। एक संभावना ये दिखती है कि शायद थोड़े समय के बाद तो यूरोपियन बैंक्स को इसमें की सख्ती, अगर यूरोपियन बैंक पर एस्मा की सख्ती जारी रहती है और ये बढ़ोतरी नहीं की जा सकती है, तो फिर ये क्लियरिंग कॉरपोरेशंस का कामकाज यूरोपियन बैंक्स के हाथ से निकल जाएगा। लेकिन एक कोशिश अभी शुरू हुई है क्योंकि शायद दोनों नियामकों ने अब इस मामले को नियामक टू नियामक या एस्मा और आरबीआई और सेबी के बीच में हल करने के बजाय इसे राजनीतिक हलकों में भेज दिया है। डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत में कूटनीतिक आधार पर यूरोप के देशों से बात करके इस पर चर्चा करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इसके बाद भी अगर बात नहीं बनती है तो फिर भारत में पूरा का पूरा जो क्लियरिंग सिस्टम है और उसमें विदेशी निवेश है उसके ऊपर असर पड़ेगा। एक संभावना इसमें शुभम दिखती है कि यूरोपियन बैंकों पर भी शायद इस बात का दबाव होगा कि अगर एस्मा इस पर बहुत ज़्यादा सख्ती करता है तो भारत में जो काम करने वाले विदेशी निवेशक हैं, भारत में करीब करीब 9,000 के आसपास विदेशी निवेशक कंपनियां हैं, जिनमें से 3,000 यूरोप से आती हैं, तो शायद फिर भारत के नियामक इन विदेशी निवेशकों को सीधे क्लियरिंग की
छूट भी दे सकते हैं। तो इससे यूरोपियन बैंकों का बिजनेस भी प्रभावित होगा। सर तरीका एक वही है कि अगर ऐसे बात नहीं बनती है तो डिप्लोमेटिकली निकला जाए, या कैसे सुलटाया जा सकता है इसको? एक रास्ता डिप्लोमेटिकली है, और या तो फिर भारत सरकार को भारत के क्लियरिंग कॉरपोरेशंस को खोलना पड़ेगा उनके रिव्यू के लिए, या दूसरा तरीका यह है कि फिर यूरोपियन बैंकों के साथ सीधा टकराव होगा किसी न किसी परिस्थिति में। लेकिन जैसा कि संभावना दिख रही है कि हो सकता है अगर कुछ यूरोपियन बैंक्स को पर एस्मा अपना प्रतिबंध बनाकर रखे तो फिर एफपीआईज भारत में जो काम कर रहे हैं उनको क्लियरिंग का मार्केट मिल जाए। तो ये बात भारत की तरफ से परोक्ष रूप से यूरोपियन बैंक्स को बताई जा रही है। अब यूरोपियन बैंक्स अगर वहाँ के रेगुलेटर को इस बात के लिए संतुष्ट कर पाते हैं कि वो इस शर्त पर इस पाबंदी को थोड़ा ढील दे तो शायद बात बन सकती है।